तपल नगर राज्य के एक छोटे से गांव कमलपुर में अजय नाम का एक बदनसीब लड़का रहता था। अजय बिल्कुल अकेला था। उसके परिवार में कोई नहीं था। अजय अनाथ था। जब वह थोड़ा समझदार ही हुआ था तभी उसके माता पिता गुजर गए और तब से अजय बिल्कुल अकेला ही रह रहा है। अजय गांव के बाहर एक छोटे से घर में रहता था। अजय की हालत बहुत खराब थी। उसके पास कुछ भी नहीं था। अजय दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह अपना पेट पालता था। अजय ने अनाथ होने के कारण बचपन से ही बहुत सी परेशानियां देखी थीं, लेकिन वह काफी हिम्मत वाला था। उसने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा था। अजय को अपनी मेहनत पर बहुत भरोसा था। वह यही सोचता था कि आज उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। अगर वह मेहनत करता रहेगा तो उसकी किस्मत भी बदल जाएगी। एक दिन अजय राजपाल जमींदार के खेत में काम कर रहा था। राजपाल पास ही के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अजय अपने काम में मग्न था, तभी उसे राजपाल के रोने की आवाज सुनाई देती है। राजपाल को रोता देख अजय हैरान हो जाता है कि राजपाल सेठ क्यों रो रहे हैं। राजपाल को रोते हुए देखकर अजय उसके पास जाता है। क्या हुआ मालिक? आप क्यों रो रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे अजय, तो मेरी मदद क्या करेगा जब तू खुद अपनी मदद नहीं कर सकता? अगर तू किसी की मदद के लायक होता तो आज मेरी जमीन पर मजदूरी नहीं कर रहा होता। सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब किस्मत का खेल होता है और किस्मत एक तराजू की तरह होती है। जिस तरफ मेहनत का वजन ज्यादा होगा वो धीरे धीरे उसी तरफ झुक जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो बस अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूं। एक ना एक दिन किस्मत का तराजू मेरी तरफ भी झुकेगा और मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिलेगा। अजय से इस तरह की बातें सुनकर राजपाल को बहुत हैरानी होती है। क्या बात है अजय, तुझे और तेरी सोच को मेरा सलाम। इतने समय से इतनी मुसीबतों से लड़ रहा है, फिर भी तू हिम्मत नहीं हारता। ऐसी कोई बात नहीं सेठ जी, ये सब मेरे पिताजी की सीख का नतीजा है। जब भी मैं किसी चीज के लिए जिद करता था तब मेरे पिताजी बस एक बात कहा करते थे। देख बेटा अजय, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, पर तू मेरी ये बात याद रखना, हमारी जिंदगी भी इस मौसम की तरह होती है, कभी धूप तो कभी साया। लेकिन याद रखना, ये धूप हमेशा नहीं रहती, इसी तरह परेशानियां भी हमेशा नहीं रहती। जब मेहनत का मौसम आता है तो परेशानियां खुद ब खुद चली जाती हैं। वाह, क्या ही सोच थी तुम्हारे पिताजी की। काश मैं भी उनसे मिल पाता। सेठ जी, ऐसी बातें छोड़िए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप रो क्यों रहे थे? ये बात कैसे बताऊं तुझे अजय, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलूं। हुआ क्या है सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। अजय, मेरे पास मेरे पिताजी की एक जमीन है जिस पर मैं और मेरे भाई बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरे चाचा के बच्चों ने उस पर अपना हक जताया है और जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये कौन सी बड़ी बात है? अभी पुलिस के पास जाकर उन पर जमीन हड़पने का केस कर दीजिए ना सेठ जी। ये मैंने भी सोचा था अजय, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। हमारे गांव का विधायक मेरे चाचा के बेटे का दोस्त है, इसीलिए तो मैं इतना परेशान हूं, क्योंकि जब गांव का विधायक ही उनके साथ है तो मैं कानूनी तौर पर भी उस जमीन को अपना साबित नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे चाचा के बेटे उस जमीन पर मजदूर रखकर खेती भी कर रहे हैं। हाँ सेठ जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, और अगर आप कानूनी तौर पर उस जमीन को अपना बनाने की कोशिश करेंगे तो सारी जिंदगी केस चलता ही रहेगा। हाँ अजय, वो जमीन मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत से वो जमीन खरीदी थी। सेठ जी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो लोग खुद आपकी जमीन आपको सौंप देंगे। क्या बोल रहा है तू अजय? क्या तरकीब है?
जल्दी से मुझे भी बताओ। अजय ने पूरी तरकीब राजपाल को समझा दी। तरकीब सुनकर राजपाल कहता है, वाह अजय, क्या तरकीब निकाली तूने। अगर तेरी ये तरकीब काम कर गई तो मैं वादा करता हूं जिस जमीन पर आप अभी काम कर रहे हैं मैं वो जमीन आपके नाम कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं। आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। ठीक है अजय, कल से इस तरकीब पर काम करना शुरू कर देना। ठीक है सेठ जी, बस कल से आप देखिएगा मैं क्या क्या करता हूं। अगली सुबह अजय राजपाल के चचेरे भाइयों के घर की ओर निकल जाता है। कैसे हैं आप सेठ जी? क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? कौन हो तुम? कहां से आए हो? और तुम्हें ये किसने बताया कि यहां काम करने वाला चाहिए? सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूं। हर रोज कहीं ना कहीं मजदूरी करके अपना पेट पालता हूं। कभी खेतों में काम मिल जाता है तो कभी कोई और काम। जो भी काम मिल जाए वो कर लेता हूं। आपकी ये बात तो ठीक है, पर हमारे यहाँ आपके लायक ऐसा कोई काम नहीं है। क्या कह रहे हो सेठ जी? मैंने सुना है कि गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग ही हो और गांव में बहुत सी जमीन भी आप लोगों के पास है। मुझे लगा था कि मुझे यहाँ काम तो आराम से मिल जाएगा। हमारे पास कोई काम नहीं है भाई, हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब राजपाल सेठ ठीक ही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। राजपाल ने हमारे बारे में क्या कहा, हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं, बस यूं ही कह दिया मैंने। अच्छा, चलता हूं सेठ जी। यहां रुकने का कोई फायदा भी नहीं क्योंकि आपके पास कोई काम है ही नहीं। अनिल के मना करने के बाद अजय जाने लगता है। तभी शंकर अनिल से कहता है कि उसे रोक कर पूछो कि राजपाल ने अजय को उनके बारे में क्या बताया है। अनिल के बुलाने पर अजय तुरंत उनके पास चला जाता है। बोलिए सेठ जी, क्या काम है मेरे लिए? मैं हर काम के लिए तैयार हूं। आखिर पेट तो पालना है। काम तो हम तुम्हें बताएंगे, पहले तुम ये बताओ कि राज्यपाल हमारे बारे में तुम्हें क्या कह रहा था। यहां आने से पहले मैं राजपाल सेठ के यहां काम करता था, लेकिन वो एक नंबर के बदतमीज और कंजूस आदमी है। इतनी मेहनत के बावजूद ना तो वक्त पर मजदूरी देते थे और ना ही सही मजदूरी। इसी बात पर कल मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी। वह तो हमें अच्छी तरह से पता है कि वह अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन ये बताओ उसने हमारे बारे में क्या कहा। हुआ यूं कि जब मेरी राजपाल सेठ से बहस हो रही थी तभी उन्होंने मुझसे कहा कि उनसे ज्यादा मजदूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी कहा कि गांव के सबसे बड़े जमींदार तो शंकर सेठ और अनिल सेठ हैं और उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तभी तो उनके यहां हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हर मजदूर को सही समय पे और उसके काम के हिसाब से सही सही मजदूरी मिले। शंकर और अनिल दोनों अजय की मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं और उसे अपनी खेती में काम पर रख लेते हैं। अनिल और शंकर के खेतों में काम करना अजय शुरू कर देता है। इसी तरह कुछ दिन अजय उनके खेत में काम करता रहता है। अजय बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वह समय से पहले आ जाता और काम में लग जाता और बाकी मजदूरों के बाद ही घर जाता। अजय को इतनी मेहनत करते देख अनिल और शंकर आपस में बात करते हैं। अजय तो बहुत ही मेहनती आदमी है, बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता है। अच्छा हुआ कि उस दिन हमने उसे रोक लिया। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। अच्छा हुआ जो हमने अजय को काम पर रख लिया। वो बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा मजदूर कहाँ मिलता है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है। इसके जितना काम शायद ही हमारे यहाँ कोई दूसरा मजदूर करता होगा। अजय ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह अनिल और शंकर अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वे खेत पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अजय काम कर रहा होता है।
अजय को काम करते देख शंकर बोलता है, अरे अजय, रविवार के दिन भी काम कर रहे हो, आज तो आराम कर लिया होता। आराम वो क्या होता है? अकेला रहता हूं घर पर, और अकेला आदमी घर पर रहकर करेगा ही क्या? इसीलिए सुबह जल्दी आ जाता हूं और काम में लग जाता हूं। इससे मेरा दिन अच्छे से गुजर जाता है। तुम बहुत मेहनती हो अजय। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो, जाओ जाकर पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। आप लोग जाइए, मुझे वैसे भी काम करना पसंद है। ठीक है अजय, हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे तब निकल जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद अनिल और शंकर खेत को अजय के भरोसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब अनिल और शंकर अपने खेत में आते हैं तो देखते हैं कि वहां पुलिस आई हुई है। पुलिस को देखकर डर के मारे पूछने लगते हैं, क्या हुआ थानेदार साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े थानेदार को दिखा दिए थे। ये जमीन तुम्हारी है ना, तभी तो तुम्हें अंदर करने आया हूँ। हम कुछ समझे नहीं कि कहना क्या चाह रहे हो थानेदार साहब, साफ साफ कहो। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम खुद नजर घुमाकर वहां देखो, सब कुछ पता चल जाएगा। थानेदार के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो अपनी जमीन में किसी की लाश दफनाई हुई पाते हैं, जिसका अब सिर्फ कंकाल बचा होता है। कंकाल को देखकर डर के मारे दोनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कंकाल कहाँ से आए हमारी जमीन में? वाह वाह, क्या बहाना है। पहले लोगों को मारते हो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ कर कहते हो ये कहां से आया? नहीं थानेदार साहब, ये सब क्या है? ये यहाँ कैसे आया? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब ज्यादा झूठ मत बोलो, तुम लोग तो गए। तुम्हारा जुर्म काफी बड़ा है, या तो तुम्हें फांसी होगी या फिर उम्र कैद। फांसी और उम्र कैद की सजा सुनकर दोनों भाई डरने लगते हैं और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी अजय वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, क्या हुआ है? पुलिस यहाँ क्यों आई है? देखो अजय, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में एक कंकाल आ गया है। क्या कंकाल? ये कहां से आ गया? आप दोनों तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हो मालिक। अब कोई तरकीब मत बनाओ, तुम दोनों में से एक भाई तो पक्का जेल जाने वाला है। अब तुम दोनों ही फैसला करो कि कौन जाएगा। थानेदार साहब, हमें सिर्फ कुछ मिनट दो, हम फैसला करेंगे कि कौन जेल जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो किसे लेकर जाऊं मैं जेल। अजय, अनिल और शंकर थानेदार से थोड़ी दूर जाकर कोई तरकीब निकालने की कोशिश करते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कि एक ही जेल जाए। आप लोग ही बताओ कौन जाएगा जेल? अजय भाई, हम दोनों नहीं जाना चाहते हैं। कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि हम दोनों बच जाएं। मालिक, एक बात बोलूं? ये कंकाल देखकर तो लगता है कि ये काफी पुराना है। कई महीने पहले इसे जमीन में दफनाया गया होगा। देखो अजय भाई, सच बात कहूं तो जमीन हमने बस कुछ ही महीने पहले हड़प ली थी राजपाल से। हड़पने की बात सुनकर अजय ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं हो। क्या मतलब? ये जमीन आप लोगों की नहीं है? कहना क्या चाह रहे हो? जरा साफ साफ बताओ मालिक। न अनिल जमीन हड़पने की पूरी कहानी अजय को सुना देता है। अनिल से पूरी कहानी सुनकर अजय कहता है, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे शायद तुम लोग बच सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम्हें ये जमीन प्यारी है या अपनी जान? यह क्या पूछने की बात हुई अजय भाई? हमारी जान हमें जमीन से ज्यादा प्यारी है। तो एक काम करो मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार से कहो कि ये जमीन राजपाल सेठ की है, और थानेदार से ये भी कहना कि ये जमीन हमने उनसे 1 महीने पहले काम करने के लिए ली थी। अरे अजय, इससे तो हमारी जमीन हमारे हाथ से जाएगी। नहीं मालिक, शायद अभी तक आप मेरी तरकीब को समझे नहीं। जब आप ये बातें थानेदार से कहोगे तो थानेदार राजपाल को पकड़ लेगा। राजपाल के अंदर जाते ही जमीन फिर से तुम्हारी हो जाएगी। इससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी और जमीन भी मिल जाएगी। वाह अजय भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो।
आज तक तुमने अपनी मेहनत से हमारा दिल जीता और आज तुम अपने दिमाग से हमारी जान बचा रहे हो। अजय की तरकीब सुनकर तीनों थानेदार के पास जाते हैं और थानेदार को सब कुछ वैसे ही बताते हैं जैसे अजय ने उन्हें बताया था। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने तो ये जमीन अपने चचेरे भाई राजपाल से 1 महीने पहले काम करने के लिए ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए तो अपने आप को बचाने के लिए किसी और को फंसाना चाहते हो। थानेदार साहब, अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो अजय से पूछ लीजिए। ये कुछ दिनों से हमारे पास काम कर रहा है, पहले राज्यपाल के यहाँ काम करता था। हाँ साहब, ये जमीन राजपाल सेठ की है। अनिल और शंकर सेठ ने इसे अभी 1 महीना पहले उनसे काम करने के लिए लिया था। अजय से ये सारी बातें सुनने के बाद थानेदार अजय से राजपाल को बुलाने के लिए कहता है। अजय जाकर राजपाल को बुला लाता है और राजपाल अपने साथ जिले के एसीपी को भी लाता है। सलाम सर जी, आप यहाँ? हाँ, राजपाल ने कहा कि उनकी जमीन का केस है तो मैं उनके साथ चला आया। अच्छा बताओ, यहाँ क्या चल रहा है? देखो साहब, इन दोनों की जमीन से कंकाल निकल आया है और अब ये दोनों कह रहे हैं कि यह जमीन राजपाल की है। थानेदार ने पूरी कहानी एसीपी को बता दी। इन सब में खुद को फंसता देख अनिल कहता है, नहीं एसीपी जी, यह जमीन हमारी नहीं है। हमें यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया है। आप हमारे यहाँ काम कर रहे मजदूर अजय से पूछ लीजिए। हाँ साहब, यह जमीन राजपाल सेठ की है। तुम कैसे कह रहे हो कि यह जमीन तुम्हारी नहीं है? यहाँ आने से पहले मैंने इस जमीन के कागजात देखे थे तो वो तुम्हारे नाम पे थे। अब मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन राजपाल की है? नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे। वो कागजात झूठे हैं। अब हमें नहीं चाहिए यह जमीन। हम केस वापस लेंगे और कागजात को राजपाल के नाम करेंगे। थानेदार, एक काम करो, तुम जाओ, आगे का मैं खुद देख लूंगा। एसीपी के कहते ही थानेदार वहां से चला जाता है। चलो राजपाल, अब तुम बताओ कि कंकाल यहाँ कहाँ से आया? तुमने किसको मारकर यहाँ डाला है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। ये तो हमारी योजना थी उनके झूठ को बेनकाब करने की। राजपाल से ऐसी बातें सुनकर दोनों भाइयों के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। हाँ साहब, इन दोनों ने जो जो बातें की उन्हें मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। आप चाहें तो ये रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर ले जा सकते हैं। अजय को इस प्लान में शामिल देखकर दोनों भाई समझ जाते हैं कि राजपाल और अजय ने मिलकर उन्हें फंसाया है। अब तो एसीपी के पास भी इनके खिलाफ सबूत था। इन दोनों के पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए एसीपी साहब, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हम राज्यपाल की जमीन भी उसे वापस कर देंगे। गलती तो तुम दोनों की बहुत बड़ी है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। रही बात जमीन की, तो वो राज्यपाल की थी और हमेशा उसी की रहेगी। अब तुम दोनों चलो जेल की हवा खाने। अनिल और शंकर दोनों एसीपी और राजपाल से माफी मांगने लगते हैं। दोनों को इतना गिड़गिड़ाते देखकर राजपाल उन्हें माफ कर देता है। वह एसीपी को भी उन्हें ले जाने नहीं देता और अपना केस भी वापस ले लेता है। राजपाल के केस वापस लेते ही एसीपी वहां से चला जाता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हें अपनों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ देने आएंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी कभी तुम्हारी। आखिर में राजपाल अजय को जमीन बेद कर देता है और अपनी एक जमीन का मालिक अजय को बना देता है। अजय, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, उस दिन जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वो जमीन तुम्हारी है और तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो, तुमने मुझसे क्या कहा था? मेहनत करते रहो, एक न एक दिन मेहनत का फल मिल जाएगा। अब बस तुम ये समझो कि तुम्हें भी तुम्हारी मेहनत का फल मिल गया। अब तुम भी एक जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों,
अजय ने अपनी मेहनत और दिमाग से राजपाल को उसकी जमीन दिला दी और दोनों भाइयों के झूठ को बेनकाब करके उन्हें भी सही रास्ते पर ले आया। इस तरह अजय ने अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी किस्मत बदल दी। अब वो भी एक जमीन का मालिक है। यही दिमाग तुम्हारे पास भी है, बस इसे अच्छे कामों में लगाओ, मेहनत करो और अपने आसपास के लोगों की मदद करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।